शख्स के साथ आज हम बाजार की बातचीत आगे लेके चलेंगे। वैसे तो वो मिड कैप स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन उनका फंड इतना लार्ज है, ऑलमोस्ट नजिंग $1 बिलियन। कोटक पीएमएस के हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुल सहगल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। वो पूरे मार्केट को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, विद बहुत ज़्यादा खास नज़र उनकी ऑफकोर्स मिड कैप पे रहती है। बट आज हमसे बात करने के लिए वो ईटी नाउ स्वदेश पे आए हैं। अंशुल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो आपका क्या सेंस बन रहा है? राइट अंशुल, आपका क्या सेंस बन रहा है? क्या ये कहना ठीक होगा कि साइंस ये दिख रहे हैं कि एक नियर टर्म बॉटम इन प्लेस हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, या वापस रीटेस्ट कर सकते हैं हम वो 16,000 के नीचे के लेवल जो एक बार को तो मार्केट को शेकअप कर दिया था? थैंक्स अजय, मुझे बुलाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। मुझे ये लगता है कि हमें बजाय मार्केट लेवल्स के अर्निंग्स लेवल्स देखने चाहिए और अर्निंग ग्रोथ देखना चाहिए। अगर हम अर्निंग ग्रोथ ट्रेंड्स को ट्रैक करें तो ये बहुत क्लियर है कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है सेकेंड क्वार्टर में भी, इस फाइनेंशियल ईयर 22 के। करीब करीब BSE 200 में 14% का अर्निंग्स ग्रोथ आया है इवन इस क्वार्टर में। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि पिछले साल सेम क्वार्टर का बेस हाई था, क्योंकि उस साल कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, वो लॉकडाउन पीरियड था, कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, अर्निंग्स जो भी थी वो सीधा बॉटम लाइन में आ रही थी, रेवेन्यूज। इस वजह से मार्जिन्स काफी एक्सपैंड हो गए थे। उसके बावजूद इस बार कुछ 14% का ग्रोथ आया है, और जो कि काफी हेल्दी है। हमारा ये मानना है कि अगले क्वार्टर में भी ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, करीब 9-10% के करीब का ग्रोथ होना चाहिए। और ये भी हाई बेस पे होगा, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर का वो भी अच्छा क्वार्टर था। अगर हम इतनी स्ट्रेंथ अर्निंग्स ग्रोथ में देख रहे हैं, जबकि हमारे अगर हम आसपास देखें इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, जितनी कमोडिटीज है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ इतना बढ़ गया है, डिस्पाइट दैट हम इतना हेल्दी ग्रोथ देख रहे हैं, तो उससे हमें एक तरह से ठहराव आना चाहिए कि अर्निंग स्ट्रांग रही तो मार्केट्स रिबाउंड करेंगी करेंगी। शॉर्ट टर्म में अब पिछले साल में इतनी मार्केट चली है, थोड़ा बहुत उसको रुक के सांस लेना मार्केट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बहुत लोगों को ये लगने लग गया था कि मार्केट में पैसा डालेंगे तो एक तरफा मार्केट बढ़ेगी और पैसा बनता ही जाएगा। वो वीक हैंड्स थोड़ा मार्केट से हिलेंगे तो मार्केट की हेल्थ में थोड़ा सा वृद्धि आएगी। और हमें ये लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये मार्केट के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल्स में भी थोड़ा और नीचे जा सकती है मार्केट, कौन कह सकता है। लेकिन अगर आप 2-3 साल के लिए इस मार्केट को पकड़ के रखते हैं तो इंडिया जैसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में इस समय कहीं नहीं है। बहुत शानदार बात बोली आपने। अंशुल, बैंकिंग पे आपका व्यू लेना चाहेंगे। मतलब मैं काफ़ी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये, और ये लास्ट एक हफ्ते का फिनोमेना नहीं है, ये लास्ट 1.5 साल का फिनोमेना है कि बैंक्स लैग कर रहे हैं। आज हम सुबह रजनीश कुमार से बात कर रहे थे, और जो डेटा भी आया है H1 का, वो दिखा रहा है कि अंडर 5% ही सही, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ वापस, अर्ली साइंस है, क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है। ये इसको कैप्चर करने का बेस्ट वे क्या होगा? लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स या मिड कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स या लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स? अजय, अगर आप एग्रीगेटेड देखेंगे तो आपको 5% का ग्रोथ दिखेगा, लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। अक्टूबर के महीने में क्रेडिट ग्रोथ कुछ 6.8% का था, पिछले क्वार्टर में और क्रेडिट ग्रोथ कुछ 6.5% था, और उससे पहले क्वार्टर में क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा नीचे था, क्योंकि वो सेकेंड वेव का क्वार्टर था। और दूसरा, अगर इसको और ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ कुछ 12% का रहा है पिछले महीने का, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और आफ्टर नियरली 1-1.5 साल के बाद कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी कुछ 2.5 से 3% के बीच का रहा है पिछले महीने का। ये बहुत हेल्दी साइंस है। ये हमें बताते हैं कि जैसे जैसे PMI बढ़ता है, जैसे जैसे जीडीपी में स्ट्रेंथ आती है, और वो हमें आपने जैसे पहले कहा GST नंबर्स में भी दिख रहा है, वैसे ही क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये हार्टनिंग है, और हमारा ये मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ जो कि पिछले 10-1 साल में काफी टेपिड रहा है, उसका टाइम आ गया है एक्सेलरेट होने का।
और जो प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर की थी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटती जा रही हैं, चाहे वो एनपीए प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम हो, वो हटती जा रही हैं। और उस वजह से क्रेडिट ग्रोथ में स्ट्रेंथ आना एकदम लाजमी है, और हमें लगता है कि अगला साल वो दिखाएगा। तो बैंक्स बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इसमें भी हम ये कहते हैं कि कंसोलिडेशन बैंक्स में जरूर दिखेगा। और वो कंसोलिडेशन आप बड़े बैंक्स की तरफ देखेंगे जो कि वेल कैपिटलाइज्ड है, वेल रन है, उन बैंक्स में आपको क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। तो हमारा ये मानना है कि बड़े बैंक्स में रहें, जितने बड़े बैंक्स में रहेंगे उतना आपका रिस्क प्रोफाइल भी कम होगा, और चांसेस ग्रोथ के भी ज्यादा रहेंगे। अंशुल, आप बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं अपने थॉट्स, इसलिए मेरी थोड़ा ग्रीड भी बढ़ा है और मैं अब बहुत थोड़ा और स्पेसिफिक होके आप पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे कई बार होता है ना, कैसे छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं बट उनकी कंपनीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे कि भारत सरकार ये चाहती है कि हम ट्रेड सरप्लस हो जाएं, हम अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से बढ़ाएं। तो उसमें एक कंपनी है MMTC, एक STC जैसी कंपनी जो मिड कैप में टिपिकली आप देखते भी होंगे। तो ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी बहुत अच्छी मिल सकती है, जैसे एक्सपोर्ट्स फ्रंट्स को बढ़ाना, सरकार हो सकता है आगे चल के कुछ एग्रीकल्चर या फिर केमिकल वाली कंपनीज में और बूस्टअप करे, यहाँ पर आप कहाँ पे बहुत बुलिश हैं? उन कंपनीज की वैल्यूएशन अच्छी है, आज पोजीशंस ली जा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम 7,000 के कोविड लो से आज हम 17,000 पे खड़े हैं। डिम्पी, जिन कंपनीज का आपने नाम लिया वो मेरा ख्याल एक्सपोर्ट पॉकेट में बहुत छोटी कंपनीज होंगी, तो उनमें मुझे लगता नहीं है कि, और वो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, तो उनमें ज्यादा ध्यान देना मुझे नहीं लगता है कि फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट का ध्यान बहुत ज्यादा है, और ट्रेड सरप्लस होना एक बहुत ही वेल स्टेटेड और एक तरह से क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की। उस एंगल से अगर देखें तो अगले 3-5 साल में केमिकल सेक्टर एक सनराइज सेक्टर निकल के आएगा। उस स्पेस में इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी भी है, स्केल भी है, नॉलेज बेस भी है, और फैसिलिटीज भी हैं, और क्लाइंट रिलेशंस भी हैं, जिस वजह से एक तरह से हमारा फुट इन द डोर है, मतलब हम उस स्पेस में आगे बढ़ चुके हैं। और जिस पोजीशन में हम आज हैं, करीब करीब मेरा ख्याल है 4% का हमारा मार्केट शेयर है ग्लोबल। क्यों नहीं ये 4% बढ़ के 7-8%, 9% हो सकता है आगे अगले 4-5 साल में। और अगर ये हुआ तो जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनके रेवेन्यूज तो 2-3 टाइम्स हो जाएंगे। तो हमें ये लगता है कि ये स्पेस एक सनराइज स्पेस है और इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। दूसरी स्पेस जिसमें कि नियर टर्म रोड ब्लॉक्स आए हैं, लेकिन वो रोड ब्लॉक्स निकल जाएंगे धीरे धीरे, वो है फार्मा। फार्मा में 2 तरह के रोड ब्लॉक्स हैं, एक तो टेम्पररी जो प्राइस इंपैक्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स पे जेनरिक्स के, और दूसरा US FDA ने इंडियन फैसिलिटीज को क्लियर नहीं किया है। हमें लगता है कि ये दोनों टेम्पररी हैं और आगे चल के दोनों में इन कंपनीज को फायदा होगा। और अगर आप फार्मा कंपनीज के भाव देखें तो कई फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जो कि 30, 40, 50% नीचे हैं अपने रीसेंट हाइज से। तो उनके अंदर वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, मार्केट अपॉर्चुनिटी तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ी है। वो एक अट्रैक्टिव स्पेस है एक्सपोर्ट्स के लिए। और ऐसी 2-3 और एक तरह से सेक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग है एक्सपोर्ट्स के नजरिए से। राइट। एक बार रजनीश कुमार की राय भी सुन लेते हैं, उसके बाद अंशुल से हम ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ऑटो एंसिलरी के बारे में बात करेंगे। वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लो आ रहा है और बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट्स ऑटो एंसिलरी में भी हो रहे हैं। लेकिन सुनते हैं रजनीश कुमार ने इस समय हमसे बात करते वक्त क्या कहा था। दिनों में बहुत सारे फिनटेक कंपनीज ने पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किए, को लेंडिंग टाइप्स NBFCs और PSU बैंक्स में हो रहे हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की बात करें अंशुल, एक तरफ हीरो है जो 52 वीक लो पे है, बजाज जो 1 साल के में फ्लैट है, और टाटा मोटर्स और मारुति वो तो बेरली अपने मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है 1 साल में। अगर कंपैरेटिव ग्राफ लेके आए डायरेक्टर साहब बजाज ऑटो हीरो का, या फिर आप बात करें ऑटो एंसिलरी में नीचे जहां विंडा के QIP को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, या दूसरी ऑटो एंसिलरी, आपको रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है?
अजय, ऑटो सेक्टर में आप दो एक तरह से एंगल से उस सेक्टर को देख सकते हैं। एक एंगल ये है कि एक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपॉर्चुनिटी है वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए रिस्क है। अब जिसके लिए रिस्क है तो उसके लिए रिस्क इसलिए है क्योंकि उसका एक पूल ऑफ रेवेन्यूज है, मतलब वो एक अपनी सेल पुराने तरीके से करती है, पुराने इंजन के तरीके से करती है, और नई कंपनियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां उस पूल में आके डिप कर रही हैं, वो उधर से रेवेन्यूज छीन रही हैं। अब जो तो कंपनीज इस स्पेस में है जो कि जिनका एक पूल ऑफ रेवेन्यूज है पुराने तरीके का, पुराने इंजन का, उन कंपनीज के लिए रिस्क है, और वो रिस्क नजर आ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन हो रहा है, ये कंपनीज अपना रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। दूसरा नजरिया ये है कि आप, या दूसरा एंगल ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने नियर टर्म में, पिछले आप समझिए 6 महीने में उनके अंदर सप्लाई चेन इश्यूज आए हैं, लॉजिस्टिक्स इश्यूज आए हैं। हमने सेमीकंडक्टर इश्यूज बहुत सुना है उसके बारे में, वो इश्यू इन कंपनीज में देखने को मिला है, जिस वजह से टेम्पररीली इनकी अर्निंग्स जो है वो डिप्रेस्ड रही। अब जो कंपनीज इस स्पेस में है वो तो टेम्पररी इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट खत्म होते ही इन कंपनीज को फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल से अगर देखें तो पहले एंगल से हमें बच के रहना चाहिए, दूसरे एंगल को हमें अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। और ऑटो एंसिलरीज जैसे आप कह रहे हैं, वो तो मतलब ऑटो एंसिलरी जो पहले आईसी इंजन को प्रोवाइड कर रहे थे, आज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उनके लिए काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी रहती है और उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि ऑटो सेक्टर में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत रिस्क प्रोन है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है। अंशुल, एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है, SIS, टीम लीज, क्वेस्ट कॉर्प, जो जॉब्स और प्लेसमेंट मार्केट में एक काफ़ी बड़ा बदलाव का ट्रेंड लेके आ रही हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वेज हाइक्स हो रही हैं, IT कंपनीज के लिए वो बून भी है और बेन भी, क्योंकि एक तरफ तो हाई ग्रोथ दर्शाता है लेकिन दूसरी तरफ उनके मार्जिन में भी ईट अप कर रहा है। मैं एक आपको स्टोरी दिखाना चाहूँगा जिससे शायद आपको अपने कॉलेज डेज भी याद आएंगे, लेकिन आपको थोड़ी एनवी भी होगी, जैसे मुझे हुई जब मेरी कोलीग ने ये स्टोरी मुझे दिखाई, और मैं आपको ये सुनवाता हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। बताइए खुशबू, आपके पास प्लेसमेंट सीजन की कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं? महामारी वाले साल के बाद इस साल ना सिर्फ हायरिंग एक्टिविटी में पिकअप देखने को मिला है, बल्कि जिस तरह के ऑफर्स हमें प्लेसमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। गौरतलब देखिए तो अब IITs का कल पहला दिन था प्लेसमेंट का, इससे पहले प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हुए थे, उसमें भी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। पर इस बार अगर यहाँ देखें तो IIT रुड़की में सबसे ज़्यादा जो पैकेज मिले हैं वो 2 करोड़ 15 लाख के आसपास का सबसे बड़ा हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, जो एक इंटरनेशनल फर्म की तरफ से आया है। जिन कंपनी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था उसमें ऊबर, गूगल, एप्पल, इन तरह की कंपनीज थी। और इसी अगर कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल 80 लाख का हाईएस्ट पैकेज था जो डोमेस्टिक कंपनी की ओर से मिला था। इस बार जो डोमेस्टिक पैकेजेस भी हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। जो ऑफर ज़्यादा मिल रहे हैं जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को ऑफर्स आ रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, उनमें भी कई ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IIT रुड़की के अलावा IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी पे एक बार पहले नज़र डाल लेते हैं। IIT गुवाहाटी और IIT बॉम्बे में भी जो दोनों जगह पे जो सबसे बड़ा पैकेज है वो 2 करोड़ से ऊपर का रहा है। डोमेस्टिक पैकेज में भी उछाल आया है। IIT बॉम्बे में की बात करें जो दूसरा हाईएस्ट पैकेज है वो 90 लाख के ऊपर का है, और ज़्यादा जो 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज पाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। एक नया ट्रेंड ये भी देखने को मिला खासतौर पे प्री प्लेसमेंट ऑफर्स में कि जो न्यू एज कंपनीज हैं, जैसे जोमेटो हो गया, ग्रो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन तरह की जो कंपनीज हैं इनकी साइड से भी वो लोग भी कई ऐसे कैंपसेज हैं जहाँ वो पहली बार पहुँच रहे, जैसे IIT मंडी में वो पहली बार पहुँच रहे हैं और वहाँ जाके इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स की हायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सही पूल ऑफ टैलेंट उनके पास कंपनी में आए। अगर हम इसको
कंपेयर करें कि भारत में जो CEOs हैं उनकी एवरेज सैलरी के साथ अगर तुलना करना चाहें तो अगर देखिए तो इस पिछले वित्त वर्ष में जो एवरेज हाइक रहा है CEOs का वो 13% के आसपास रहा है अपनी सैलरी में। और अगर हम देखें कि एक टोटल एवरेज बेस जो है भारत में सैलरीज का CEOs की वो 30 लाख के आसपास या 29 लाख के आसपास आता है। उसके अलावा अगर हम टोटल बेस CEOs का जो सैलरी है उसका बेस देखें या इसका एवरेज देखें तो वो आता है 59 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास का। यानी जो IT स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग है, जो रिक्रूट हैं नए वाले, उनके लिए जो पैकेजेस मिल रहे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। राइट, अब बताइए अंशुल, आपको ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप डाइजेस्ट कर रहे हैं? 2 करोड़ के सैलरीज, वो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कॉलेज से निकलते ही। अजय भाई, मैं हंस तो रहा हूँ लेकिन अंदर से बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मुझे लगता है कि 20-25 साल पहले मैं पैदा हो गया, मुझे थोड़ा डिलेड पैदाइश होनी चाहिए थी मेरी। कमाल है ये आजकल जो हम देख रहे हैं, ये सैलरीज और जिस हिसाब से कंपनीज टैलेंट को सोर्स कर रही हैं, और ऑफ लेट जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, टैलेंट की बहुत कमी है। IT कंपनीज बहुत टैलेंट के पीछे, किसी भी अच्छे टैलेंट का वो लोग कहते हैं कि कोई भाव नहीं है, कुछ भी प्राइस हम देने को तैयार है। वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, और ये मुझे और भी कॉन्फिडेंस देता है कि क्योंकि इंडिया जहां बैठा है और इंडिया की जो सिचुएशन है कि इतना टैलेंट, ग्लोबल टैलेंट इंडिया से आ रहा है। अभी ऑफ लेट आपने देखा होगा, पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO भी इंडियन बने। ये टैलेंट इंडिया का, इसको किसी भी भाव पे दुनिया लेने को तैयार है। इसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि इंडिया के अंदर डिमांड बढ़ने ही वाला है, और इंडियन इकोनॉमी को ये एक और लेग है जो कि इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। जहां तक ये सवाल है कि मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आता है इस चीज का, वो जरूर है, लेकिन अगर डिमांड पैटर्न स्ट्रांग रहे, एक चीज मैंने अपने करियर में देखी है अजय भाई की, अगर रेवेन्यूज ग्रो करते रहते हैं तो आपके मार्जिन्स अपने आप आ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब आपके कॉस्ट बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। और IT सेक्टर में पर्टिकुलरली हमने देखा है कि डिमांड की कोई कमी नहीं है इस समय। कॉस्ट जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिमांड अगर इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो मार्जिन्स में इतना इम्पैक्ट होगा नहीं। इसलिए हमें ये लगता है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। जो आजकल बच्चे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। हमारे को एनवी जरूर होती है, लेकिन अब कड़वा दूध पीना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, हम भी समझते हैं, हम आपके साथ हैं इसमें। और मैं हमेशा इसीलिए डिम्पी को याद दिलाता रहता हूँ कि बचपन में इंजीनियरिंग करके पढ़ाई कर ली होती तो शायद हम स्क्रीन के उस पार होते। सही बात है, लेकिन नो रिग्रेट्स। दूसरी बात, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आप इस बार RBI की कमेंट्री को कितना क्लोजली वॉच करेंगे, स्पेशली जिस हिसाब से फेड ने अपना पूरा 360 डिग्री चेंज करके ट्रांजिटरी वर्ड ड्रॉप कर दिया अपनी कमेंट्री से, तो क्या आपको लगता है कि RBI भी उस बात का कॉग्निजेंट होंगे और वो भी ग्लाइड पाथ एक देंगे कि रेट और लिक्विडिटी का क्या होने वाला है इंडिया में? अजय भाई, दुनिया में मेरा ये मानना है कि फाउंटेन हेड ऑफ लिक्विडिटी अमेरिका है। अगर वो टैप खोलता है तो दुनिया टैप खोलती है, अगर वो टैप बंद करता है तो दुनिया टैप बंद करती है। और इस हिसाब से अगर वो लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन दिख रही है, तो वो इन्फ्लेशन मतलब US में तो आ ही रही है, पर वो दुनिया में भी दिखेगी, और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होगा ही होगा। RBI भी अकॉर्डिंगली इस चीज का कॉग्निजेंस लेगा। थोड़ा फर्क ये है कि इंडिया का ग्रोथ साइकिल थोड़ा उनसे अलग है। इंडिया का ग्रोथ और इंडिया का जो स्टिम्युलस भी RBI ने दिया था वो उनसे कहीं कम था, तो उसको वापस रिट्रेस करना उतना मतलब जैसे US के अंदर लॉकडाउन में हर एक सिटीजन को $1200 महीने का मिला है, और हमारे इधर ऐसा कुछ पैसा नहीं मिला है इंडिविजुअल्स को। हाँ, मेरा ख्याल 80 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको खाना मिला है, लेकिन इंडिविजुअल्स को कैश नहीं मिला इन हैंड। और ये स्टिमुलस जो है, इस वजह से इंडिया को वापस लेना नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं था, और US में वो स्टिमुलस वापस लेना पड़ेगा। और भी स्टिमुलस हैं, जैसे वो उनका बॉन्ड बाइंग। आई डोंट थिंक इंडिया के अंदर वैसा बॉन्ड बाइंग हुआ है,
और इस वजह से थोड़ा इंडिया के अंदर सिचुएशन अलग है, लेकिन एक तरह से जो टाइटनिंग साइकिल है वो इंडिया में भी दिखेगा। अगर वो स्मूथ टाइटनिंग साइकिल रहा तो उसका इतना मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो झटके से हुआ, मतलब एक ही साल में आपने 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उसका इम्पैक्ट जरूर मार्केट पे दिखेगा। अगला साल ऐसा लगता नहीं है कि एकदम झटके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। हाँ, 25-50 बेसिस पॉइंट जरूर हो सकता है। अंशुल, एक सेगमेंट और भी है जिसमें देश के बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के फाउंडर्स पैसा लगा रहे हैं, वो है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। सरकार भी आपको पता है कि काफ़ी एग्रेसिव है, खुद देश के प्रधानमंत्री बोल के आए कि अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो स्लो, बट पैसा बहुत लगेगा और ये पूरा चेंज होगा, पूरा एक फ़र्क दिखेगा इसमें। एक तो है सीएनजी, दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इससे जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, इस पे आप कितने बुलिश हैं, या फिर ये बहुत ही अभी प्रीमेच्योर स्टेज पर है, अभी बहुत पैसा, बहुत टेक्नोलॉजी आनी बाकी है, उसके बाद फिर देखेंगे? मेरा यही मानना है जो आप कह रहे हैं डिम्पी, की अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे है। इतनी ज्यादा कंपनीज भी नहीं है जो कि लिस्टेड है इस समय। हाँ, कुछ कंपनीज प्राइवेट मार्केट में जरूर है। आज ही मैं देख रहा था कि एक कंपनी में एक यूएस इम्पैक्ट फंड ने इन्वेस्ट किया है, चेन्नई की कंपनी है, और उसको $9 बिलियन का वैल्यूएशन मिला है। ऑफ कोर्स उन्होंने काम करना 2016 से शुरू कर दिया था, तो पिछले 5-6 सालों में वो अपनी टेक्नोलॉजी में कहीं आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज जो कंपनीज इस स्पेस में आएंगी, उनको थोड़ा अपना एक तो ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी पे मार्केट को कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। तो अभी वो स्टेज थोड़ा दूर है। और इसमें थोड़ा मुश्किल ये भी है कि थोड़ा सर्वाइवरशिप बायस होता है। मतलब हम 1-2 कंपनीज देखते हैं जो कि बहुत अच्छा कर गई, लेकिन हम वो 50 कंपनीज देखना भूल जाते हैं जो कि जिन्होंने ट्राई किया लेकिन उनसे हुआ नहीं, और वो इस वजह से फॉल आउट हो गई, मतलब वो बंद हो गई। इस वजह से इस स्पेस में काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी ये टाइम ही बताएगा। राइट, ऑल राइट अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। ऑलवेज एंजॉय चैटिंग विद यू। ऑलवेज। दैट वाज अंशुल सहगल, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का फंड कोटक पीएमएस से मैनेज कर रहे हैं। वो अपनी राय दे रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।